IBM 7 हौसला है। Welcome, welcome, welcome. Please welcome the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi. भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। 1, 2, 3, 4 ऊपर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंच पा रही है। खुश? जी हां, अब खुश। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों पर तोहफों की बरसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे यही पूछा। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी भारी भीड़ का दिल जीत लिया। सिडनी के अल्फोंस एरिना में भी मोदी फीवर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। ब्रिस्बेन में G20 देशों के सम्मेलन में डंका बजाने के बाद मोदी सिडनी में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं सिडनी में नमो मंत्र के कुछ चुनिंदा हिस्से। 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक गेम हुआ, उसमें मूल भारतीय बख्तवार सिंह समराय, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये सपना देखा गया था गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक में जा पाएगा। आपने भी किसी गरीब को बैंक में नहीं देखा होगा। जब हिंदुस्तान में थे कभी देखा था? अब मैंने सपना लिया है कि मैं चाहता हूं गरीब का बैंक में खाता हो। मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई। अगर हम स्वच्छता का अभियान लेते हैं तो गरीबों की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, और इसलिए आपके दिल में भारत के लिए सेवा करने का कोई भी भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण इस स्वच्छता के माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, हमारी सारी नीतियों के केंद्र बिंदु में नौजवान के लिए रोजगार है। जॉब क्रिएशन कैसे हो, और इसके लिए हम दुनिया को कह रहे हैं आइए भारत में पूंजी लगाइए। जिस देश के पास इतने नौजवान हो, वो देश के नौजवान अपने कौशल्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। न नया 1 किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है। पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। भाइयों बहनों, मैंने अमेरिका में जो कहा था, मैंने आकर के उसको एक के बाद एक लागू करना शुरू कर दिया। जिनके पास PIO कार्ड है, उन सबको अब आजीवन वीजा मिल जाएगा।
तो ये मेगा शो और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा में हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ हैं पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ेंगे। मुंबई से कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं और आपको बता दें कि मुंबई से दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय हमारे साथ मौजूद होंगे और पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू के नेता राजीव रंजन। तो शुरुआत में पिनाक जी आप ही से करूंगी। कहा जा रहा है कि मेडिसन स्क्वायर पार्ट 2, लेकिन अगर हम लब्बोल आप देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, फायदा कितना उन लोगों को जो कि वहां पर बैठे हैं, जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, क्योंकि एक मेगा शो हुआ, लोग बहुत खुश हुए, काफी प्रभावित भी हुए लोग प्रधानमंत्री मोदी से। ऐसा है कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई शायद 4 लाख के करीब होंगे। हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ बहुत हैं जो पढ़ने जाते हैं। अब जैसे उनका अनाउंसमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि पीआईओ को आजीवन वीज़ा मिलेगा। पहले पीआईओ को लिमिटेड मेरे ख्याल 15 साल का वीज़ा मिलता था। फिर उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि पीआईओ और ओसीआई सब एक कार्ड बन जाएगा। जो पहले आपको पता होगा ये पीआईओ ओसीआई कार्ड शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि भारतीय के मूल के जो रहने वाले बाहर हैं उनका हमेशा एक डिमांड रहा है कि डुअल सिटीजनशिप का। अब डुअल सिटीजनशिप हमारे संविधान में के तहत नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये निकाला था कि डुअल सिटीजन की जगह हम उनको ऐसा सुविधा दें कि वो आना जाना कर सके आराम से और उनको नेशनल ट्रीटमेंट दें। सिर्फ वोटिंग राइट हम नहीं देंगे पर बाकी नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे दूसरा एक मतलब नागरिक जैसे जिसको उस तरह की राइट्स हैं उस तरह के राइट्स उनको मिलेंगे। तो ये बहुत पुराना डिमांड था, तो ये काफी दिन से इसकी कार्रवाई चल रही थी। अब वो फाइनल हो गया है। अब वो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसको अनाउंस भी कर दिया था। मेरे ख्याल में मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी उन्होंने इसके बारे में बोला था। तो वो अब उन्होंने डेट भी दे दिया है आज कि इस तारीख तक प्रवासी दिवस जो बनाते हैं हम 9 जनवरी को, तो उसके आसपास ये अनाउंसमेंट या उसको मतलब चालू कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी मांग थी हमारे लोगों की, भारतीय मूल के लोगों की। तो ये तो एक बहुत ही मतलब आई थिंक पॉजिटिव है, इसलिए वो लोग मतलब नेचुरली बहुत ही वेलकम करेंगे। चलिए, पिनाक जी कह रहे हैं पॉजिटिव है, वेलकम करेंगे। और प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस टूर को और इस मेगा शो को आप किस नजर से, किस तरीके से इसको देखती हैं? देखिए, हम जो भी प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, विदेशी दौरा करते हैं, हम उस हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से देश का इसमें फायदा हुआ, देश के संबंध कितने बढ़े और देश को बिजनेस वाइज, इकोनॉमी वाइज या रिलेशनशिप वाइज क्या फायदा मिला है। और अगर हम देखेंगे, वो G20 समिट में गए थे, वहां पे उन्होंने ब्लैक मनी के बारे में बात की, पर अगर हम आउटकम देखेंगे तो वो ब्लैक मनी का पूरा मुद्दा 2 साल के लिए और डिफर हो गया है। तो ये हमारे लिए एक सेटबैक है। दूसरी चीज, हाँ, उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, जब बात करते हैं तो काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम मैडिसन स्क्वायर गार्डन देखेंगे, इनको अगर हम अपना विषय बनाएंगे कि हाँ यही एक सक्सेसफुल चीज है जब वो अब्रॉड जाते हैं, तो वो मैं कहूंगी थोड़ा गलत होगा। और हमें पर्सपेक्टिव अपना देखना होगा इस तरीके से कि फॉरेन दौरे में हमारा क्या, देश का क्या फायदा हुआ और बेटर रिलेशंस कैसे हुए। ठीक है प्रियंका, मैं आपसे यही जानना, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है और उसके बाद संबित आप इसका जवाब दीजिएगा बाद में। पहले प्रियंका ये बताएं, आपने कहा हम इसको मेडिसन स्क्वायर जैसे इतने बड़े आयोजन की तरह अगर देखेंगे हमें मिला क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जब इतनी बड़ी कम्युनिटी जुड़ती है, एनआरआई कम्युनिटी मोदी के साथ वहां पर जुड़ रही है, लोग आ रहे हैं, ये एक संदेश वहां की गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक गवर्नमेंट का भी होता है और वो भी सोचने पर मजबूर होती है कि इन बातों पर गौर किया जाए। नहीं, अगर हम ये भी देखेंगे, चलिए मैं आपका ये भी मानती हूँ, बिल्कुल एनआरआई कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारे देश के लिए भी, इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश में। उनकी भी जो बातें होती हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव होता है, उसको ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी है। पर मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि अगर हम एक फॉरेन दौरे पे जा रहे हैं, विदेशी दौरे पे जा रहे हैं, हमारे कुछ सिटीजन्स वहां पे रहते हैं, हाँ उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, एक बात है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लगातार करते आए हैं और अभी कंटिन्यूएशन है, जो हमारी पॉलिसीज थी उसका कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं। पर हमें भी देखना है कि आज जो हमारे एनआरआईज वहां पर हैं,
जो देश में वापस लौटना चाहते हैं हम उनको क्या सुविधा दे रहे हैं, हम उनके लिए कैसे अपने इंडिया को ही, अपने देश को ही कैसे बेटर कर रहे हैं कि हमारे देश में वो भी आकर कंट्रीब्यूट करें। आज प्रधानमंत्री ने कहा आप स्वच्छ भारत में कंट्रीब्यूट करिए, पर ये नहीं कहा आप लौटकर कंट्रीब्यूट करिए। तो ये 2-3 चीजें हैं कि अगर हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए था कि उनका करना है, कोलैबोरेशन किस तरीके से हमें मिलता है ताकि हम एक स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं, मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अगर कुछ देना है, कुछ मैसेज पास करना है, तो आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करिए ना कि कैसे इसको प्रोग्रेस करेंगे, सैनिटेशन में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोल माइनिंग में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक और चीज कहूंगी, कोल माइनिंग में भी हमने देखा कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप वहां पे है और आज एसबीआई ने भी उनको लोन देने की बात की है, तो कहीं एक ही हित का फायदा ना हो रहा हो, बस मेरा यही कहना होगा। लेकिन ये हित भी तो देश के लिए होगा। संबित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनता के जरिए ये आवाज उठाना और जनता के जहन में ये बात रखना कि हमारे देश को इस चीज की जरूरत है और जनता के थ्रू ये मैसेज वहां की सरकार को पहुंचाना, क्या ये जरिया ठीक नहीं? क्योंकि प्रियंका जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी कि हमें मिला क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कम्युनिकेशन किया है वो दोनों राहों से कम्युनिकेशन किया है। सरकार के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं, वहां सरकार के साथ बातचीत करने गए हैं। 28 वर्ष के बाद कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में गया है तो स्वाभाविक है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनके डेलीगेशंस के साथ बातचीत हो रही है। G20 में किस प्रकार से ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता मिली वो भी हमने देखा है, मगर ये एक अद्भुत तरीका है जिसमें जनता के साथ भी विवाद उसी प्रकार हो रहा है मानो वो जनता हिंदुस्तान में है। ये अपने आप में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। हम देख रहे हैं किस प्रकार से उनका स्वागत होता है, अपने विषयों को किस प्रकार से मोदी रखते हैं। और वो विषय, चूंकि प्रियंका भी कह रही थी, एनआरआई एक बहुत बड़ा पावरफुल तबका होता है देश में और उनके विषयों को भी वहां की सरकार समझने की कोशिश करती है। तो स्वाभाविक है हर तरफ से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, हर तरफ से हर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की आलोचना का विषय है, मैं समझ पाता हूं कि विपक्ष में होने के नाते वो आलोचना करेंगे, बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे, उन्हें आलोचना करना पड़ेगा। मगर विडंबना आज यह है कि कांग्रेस बंद कमरे में जब मोदी जी को मेडिसन स्क्वायर में या सिडनी में देखती है तो वो खुद दिल में सोचती है कि अरे वाह क्या कमाल हो रहा है, मगर जब टीवी पे आना पड़ता है तो मन मार के उसी कमाल को उन्हें खराब बोलना पड़ता है। प्रियंका कुछ कहना चाह रही। बस दो चीज। सबसे पहले संबित, वो देश के प्रधानमंत्री है, हमें कमरों में छुप कर उनको देखना हमें जरूरी नहीं है, हम खुलकर बोल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, क्योंकि वो क्या मैसेज देश को दुनिया को लेकर जा रहे हैं उसमें हमारा भी अधिकार है जानना। दूसरी बात मैं आपसे संबित पूछना चाहूंगी, आपने कहा G20 समिट में उन्होंने काफी कुछ अकम्पलिशमेंट कर आए हैं, आप मुझे एक अकम्पलिशमेंट बताइए जो अगर आप कहेंगे कि उन्हें ब्लैक मनी के बारे में जोर दिया, अगर जो फाइनल आउटकम हुआ है ब्लैक मनी का पूरा मुद्दा, कैश फ्लो आउटकम जो भी है 2 साल के लिए टल चुके हैं। हमने यूपीए सरकार जब निकली थी, जो पिछली बार मीटिंग हुई थी, तो ये कमिटमेंट था कि इस साल ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा क्लियर होगा, पर अब वो 2 साल के लिए डिफर कर दिया गया है। तो मुझे नहीं पता आप किस सक्सेस की बात कर रहे हैं। आपका इस पर जवाब ले लेती हूँ, बाकी मेहमान भी साथ हैं। जी जल्दी से दे दीजिए जवाब। मैं इसका उत्तर दे दूं। देखिए, ऐतिहासिक और ब्रेक थ्रू ये रहा है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्लैक मनी का विषय सिक्योरिटी परसेप्शन के साथ जोड़ने में सक्सेस पाया है और इस विषय को कि टेररिज्म भी ब्लैक मनी से फंडेड हो सकता है, यह विषय पूरा विश्व आज मानने लगा है। ये पहली बार हुआ है। और देखिए, मनमोहन जी की सरकार और यूपीए की सरकार ब्लैक मनी को लेकर क्या कर रही थी, मुझे लगता है मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता तो आज ब्लैक मनी आ चुका होता 10 वर्षों में। ठीक है, चलिए हमारे साथ 100 दिन भी देख लिया हमने। प्रियंका, बाकी मेहमान भी, हमने तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं को यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर देश की सियासत से जुड़ा ये प्रश्न है तो फिर तमाम सियासतदानों को जवाब भी देना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका पहला रिएक्शन क्या है मोदी के इस पूरे दौरे को लेकर? देखिए, सबसे इसमें जो सकारात्मक पक्ष है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 देशों से हमारे राजनयिक संबंध बहुत निचले स्तर पर गए थे। एक अमेरिका के साथ ये स्थिति हो गई थी कि आपके राजनयिक को वापस बुलाना पड़ा, उनके राजनयिक को वापस भेजना पड़ा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय मूल के लोगों पर
विशेष करके छात्रों पर हमले हो रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे संबंध बहुत निचले स्तर पर गए थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को जिस तरह से स्वागत मिला है, उनका जो वक्तव्य है, उससे जो हमारी वहां पर भारतीय समुदाय है, भारतीय समुदाय को एक तो संबल प्राप्त हुआ है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिश्तों में यदि नया दौर प्रारंभ होता है, 28 वर्ष बाद हमारा कोई प्रधानमंत्री जाता है, यात्रा सफल रहती है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी ऑस्ट्रेलिया कई बार जो है हमारे विरोध में बातें करता रहा है, ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार, ये निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी कि संघ का ये कहना है कि स्वदेशी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मोदी ये कह रहे हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अगर विदेशी कंपनियां यहां पर आएंगी तो इस सोच को कहीं ना कहीं फर्क तो नहीं पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, स्वदेशी में जो भारत जिन चीजों में से इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर संसाधन विकास में अगर हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आ रहा है तो उसका स्वागत करने से किसी को जो है किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वस्तुएं भारत में उत्पादित होती हैं, उन वस्तुओं के उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर और उसको वैश्विक बाजार के लिए तैयार करने की शक्ति देना, स्वदेशी का निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। और हमारा स्वदेशी निर्मित जो वस्तु है उसको भी वैश्विक बाजार प्राप्त हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो? नहीं, विदेशी कंपनियां किस तरह से आ रही हैं, किस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जहां हमारी कमजोरी है, जहां हम समर्थ नहीं है, वहां उनके निवेश का स्वागत होना ही चाहिए। ठीक है, वहां हम उनके एक मदद के तौर पर उनको एंट्री दिला सकते, कहना आपका यही है सरल शब्दों में? जी ठीक है, ठीक है। सीपी राय जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अखिलेश भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये बताएं कि कहीं ना कहीं अब आपकी सरकार, आपकी पार्टी भी ये मानती है कि पुराने तरीके से सियासत बहुत हो चुकी है, अब हमें अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को और ज्यादा मजबूत करना है और इससे कहीं ना कहीं हमें विदेशों से, दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते और मजबूत करने पड़ेंगे? जी, उसमें कहाँ कोई शक है जी। दुनिया अब एक गांव बन चुकी है, ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। तो रिश्ते तो बनने चाहिए और बन रहे हैं। और प्रदेश सरकारें भी प्रयास करती हैं कि उनके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में। कुछ चीजों में हम लोग एफडीआई के खिलाफ थे, बाकी लोग भी खिलाफ थे, अलग बात है कि उसका स्टैंड बदल दिया। यहां ये सवाल नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कहीं जाए और देश के लिए कुछ लेकर के आए तो निश्चित तौर पर पूरा देश स्वागत करेगा और हम भी देश का एक नागरिक है उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ ले करके तो आए। अभी तक तो हम केवल भाषण सुन रहे हैं। मैं संबित पात्रा साहब से एक दो सवाल जानना चाहता हूं। एक तो ये जानना चाहता हूं, ये जनसभाओं का जो दौर शुरू हुआ था यहां पर लोकसभा के चुनाव से, वो अब दुनिया के दूसरे देशों में चालू हो गया है। इन जनसभाओं का मकसद क्या है? इसमें जो आप 1000-2000 आदमी इंडिया से भेजते हैं, गाने बजाने वाले भेजते हैं, और वो पैसा कौन खर्च करता है? क्या वहां की पार्टी या वहां के लोग आपको इनवाइट करते हैं, वो सभा आयोजित करते हैं? सीपी राय जी, आपको ये नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ रही है? वहां का जो नागरिक है, आज तक कोई राजनेता वहां पर गया नहीं। आप खुद बताइए, अखिलेश जी वहां पर गए थे, क्या उन्होंने आम जनता को जोड़ने की कोशिश की? कल्चरल सेंटर खोलने की बात होती है, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहां पर होंगे, किस तरीके से लिंकअप किया? पर ऑब्जेक्शन है जी नवजोत जी, मेरा इस पर ऑब्जेक्शन है। मैं अभी भाषण सुन रहा था। नवजोत जी, मुझे बोल लेने दें आप। जी जी, बोलिए बोलिए। अभी मैं भाषण सुन रहा था। मैंने जापान का भाषण सुना, जहां वहां के नागरिकों के बीच में संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मैं न रहूं तो विरोधियों की राजनीति कैसे चलेगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अमेरिका में भी इसी तरह की बात करते हैं कि पिछले वर्षों में कुछ हुआ नहीं। आज भी दुनिया के दूसरे देश में खड़े होकर के यहां के कानून की निंदा करना, यहां के रेलवे की निंदा करना, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की निंदा करना, यहां की व्यवस्था की निंदा करना। आप देश के प्रधानमंत्री निंदा किसकी कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देश में जाकर के? आप खुद सुधार सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। अगर दुनिया के दूसरे देश से आप समझौता करना चाहते हैं, उससे कुछ लेके आना चाहते हैं, तो फिर वहां पर देश की गलत तस्वीर को पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में प्रधानमंत्री जी के इस एटीट्यूड का और इस भाषण का मैं विरोध करता हूं, जिसमें वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई महान आत्मा पैदा हो गए। इसके पहले देश में कोई हुआ ही नहीं था। मैं जल्दी से, क्योंकि आपने ये सवाल किए थे संबित से, मैं संबित से जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। जी संबित।
ये कैसे आयोजित करते देखिए, हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय है, प्रियंका ने भी यही पूछा और सीपी राय साहब, एक सेकंड, जवाब दे रहे, सुन लीजिए जवाब, 1 मिनट, मुझे ब्रेक लेना है। सीपी राय साहब, रैली बंद कर दीजिए, ये रैली देना बंद करिए सीपी राय साहब, भाषण नॉन स्टॉप नहीं चल सकता है। ठीक है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ नजो जी, देखिए दोनों ने यही पूछा कि आखिर मिल लेके क्या आते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट तो जो लेके आते हैं मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लेके आते हैं जब वो इस प्रकार मेडिसिन स्क्वायर में या सिडनी में लोगों से मिलते हैं, और वो महत्वपूर्ण चीज है गुडविल हिंदुस्तान के लेके आते हैं, अपने ही लोगों का संदेश और प्यार लेके आते हैं, जो बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट भी होता है। और अभी सीपी राय साहब ने कहा कि वो जो नाचने गाने वाले हैं उनका पैसा कौन देता है। सीपी राय साहब वो हिंदुस्तान के निवासी हैं, वो हिंदुस्तान की विरासत लेकर गए हैं, वो नाचने गाने वाले नहीं हैं। वो मुफ्त अपने देश के कल्चर के लिए जब उनका प्रधानमंत्री जाता है तो रोते भी हैं आंखों से, उनको अपनी माटी याद आती है, अपनी भूमि याद आती है, और उसी याद में वो नाचते भी हैं, उल्लास से गाते भी हैं। वो नाचने गाने वाले नहीं हैं, वो संस्कृति है हिंदुस्तान की जो विश्व के सामने रखा जाता है कि ये गौरव की संस्कृति हमारी है और हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए हैं। खैर, आप नहीं समझ पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग ये समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी, आपका रिएक्शन जानूंगी, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को यह भी बताते चलें कि सिडनी के अल्फोंस अरीना में प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा भाषण हम अनकट आपको सुनवाएंगे आज रात 8 बजे IBN 7 पर। फिलहाल एक ब्रेक। तो आज का मुद्दा मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ है, जेडीयू से। थोड़ा सा नाराज हो रहे थे कि मेरे से सवाल नहीं किया गया। राजीव जी, बहुत वक्त मिल गया होगा अब आपको, चलिए पहला रिएक्शन आपका इस दौरे को। बिल्कुल, मैं नवजोत जी, मैं कहीं से भी नाराज नहीं हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। देखिए, सिडनी, कैनबरा, पर्थ, एडिलेड, जो ये शहर हैं, शहरों में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में नस्ल भेद के शिकार होते रहे हैं। कई लोमहर्षक घटनाएं हुई और कई नौजवानों की मौत भी वहां हुई। हमारा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी के ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान लोगों का भरोसा बढ़े और ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन के संबंध में एक फैसला ले सके, तो मुझे लगता है इस दौरे की एक बड़ी कामयाबी होगी, इसलिए कि बड़ी संख्या में कई पीढ़ियों से भारतवंशी वहां रहते आए हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कई दौरे हिंदुस्तान के बाहर किए, आसियान, ब्रिक्स, और जो आप देखेंगी इसके अलावा जो अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा उन्होंने किया या इसके पहले अमेरिकी दौरे पर वो गए। कई देशों के कई बड़े सवाल उनके दौरे के बाद भी अनसुलझे रहे हैं। अमेरिका में इसके पहले वो गए, बड़ी संख्या में मेडिसन स्क्वायर पर लोगों ने एकजुट होकर के उनकी बात सुनी, लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो भारतवंशियों के लिए उन्होंने जो भी ऐलान किए हो, लेकिन अमेरिकी सरकार से जो H1 या H2 वीजा को लेकर के भारतीय समाज की अपेक्षाएं थी, उसमें कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाए हैं। और ओबामा सरकार बनने के बाद जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार को लेकर के कई बंदिशें लगी थी, तो हमें ये उम्मीद थी कि इतने महत्वपूर्ण दौरे के बाद कुछ ना कुछ उसका नतीजा निकलेगा। जहां तक आप देखेंगे इसके बाद वो फिजी के दौरे पर जाएंगे। हम देखते हैं कि फिजी में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री हुआ, जिस तरह से एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट हुआ और वहां 50% के करीब भारतीय मूल के लोग वहां मतदाता हैं, और वहां जिस तरह से द्वयम दर्जे की नागरिकता का वो जीवन जी रहे हैं, अगर वो फिजी के दौरे पर जाते हैं और उनके अंदर वो विश्वास पैदा कर पाते हैं और उनके मताधिकार का सम्मान कराने की स्थिति पैदा करा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे भारत का सम्मान होगा। लेकिन अगर उनके कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर अगर कोई पैमाना हम बनाना चाहते हैं, तो हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, भारत ने जो ऊंचाई हासिल की है, एक बड़ी वैश्विक शक्ति भारत है। भारत के भारतीय मूल के लोग अगर जाते हैं कनाडा, तो वहां
ब्रिटिश कोलंबिया में प्रधानमंत्री भारतीय मूल का होता है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके जा रहे हैं, काउंटी के स्तर पर नेतृत्व उभर करके आ रहा है। आप उसी तरह से देखेंगे दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय आज उस तरह से नहीं है जो आज से 50 साल पहले थे, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी का वो दौर भी याद कीजिए जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद खाद्यान्न संकट था, देश के लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था, लेकिन जिस हौसले के साथ पंडित नेहरू ने दुनिया में अमेरिका और रूस के मुकाबले तीसरे विश्व की अगुवाई की, सादात और टीटो जैसे उस दौर के बड़े नेताओं के साथ मिलकर के, वो दौर भी काफी हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, इंस्पायर करता है। मैं संबित से यही राजीव जी आपका जो सवाल था जिससे शुरुआत आपने की थी, मैं संबित से वही जानना चाहूंगी। जर्मन चांसलर इंडिया में आती हैं, जर्मन लैंग्वेज की बात करती हैं विश्वविद्यालयों में, और प्रधानमंत्री अखबारों के जरिए हमें खबर मिलती है कि प्रधानमंत्री उनको आश्वासन देते हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, संबित हमने हाल फिलहाल में देखा था, आपने देखा मेलबर्न के गुरुद्वारे में क्या हुआ, रेसिज्म का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, इसका जिक्र वहां पर कहीं हुआ नहीं, कहीं दिखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी भी है जो कि शायद प्रधानमंत्री को इस नजर से भी देख रही होगी कि हमें इस लेवल का दर्जा प्रधानमंत्री दिलवा के जाए। यहाँ हर लेवल की बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जो हिंदुस्तानियों के ऊपर वहां किसी प्रकार का एट्रोसिटी हुआ है उस विषय को प्रधानमंत्री बंद कमरे में ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों के साथ नहीं उठाएंगे, जरूर उठाएंगे और उठा भी चुके होंगे। मगर जो आपने अभी कहा कि हम अचीव क्या करते आते हैं, अभी राजीव जी ने पूछा, मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जो G20 की और ब्रिस्बेन में जो मीटिंग हुई है, सबसे बड़ा अचीवेबल आप देखिएगा जो WTO अभी तक नहीं हो पा रहा था फूड सिक्योरिटी को लेकर। हमने देखा था कि इस प्रकार से इससे जो पहले सरकार थी उस सरकार ने जाके बाली में बहुत बड़ा गुफफ किया था WTO को लेके, उसे सॉल्व किया और पूरे विश्व ने एक मत में इसकी सराहना की है कि WTO जो एक आके रोड़ा अटक गया था उसके ऊपर, आज वो सोल्यूशन हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कोई कम विषय नहीं है। दूसरा आप देखिए, ओबामा जी ने अभी G20 के बीच में कहा मोदी जी को कि यू आर अ मैन ऑफ एक्शन। देखिए हमें किसी की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मगर समझिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को कि 7 समुंदर पार ओबामा जी ये समझ जाते हैं कि हियर इज अ मैन ऑफ एक्शन, मगर 7 समुंदर पार से जो लोग आके हिंदुस्तान में बड़ी पार्टियों को लीड कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रही हैं कि हियर इज अ मैन ऑफ एक्शन। तो या तो समझना नहीं चाहते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो समझने का जवाब देना। मैं प्रियंका 1 मिनट मैं बस आपके पास आती हूँ। नहीं 1 मिनट मुझे जवाब देना, वरना ये टाइम रह जाएगा। मैं बस उनको याद दिलाना चाहती हूँ, अ मैन ऑफ एक्शन उन्होंने जरूर कहा होगा, पर आपको अगर ध्यान होगा उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में भी क्या कहा था, वो शायद संबित पात्रा वाकिफ नहीं होंगे। उन्होंने कहा था दिस इज वन पर्सन आई वांट टू लर्न फ्रॉम, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड लीडर्स दैट द वर्ल्ड हैज राइट नाउ। दूसरी बात, आपने WTA उछाला, बहुत अच्छा किया आपने WTO की बात लाए। मैं आपको बता दूं कि कोई अड़ंगा जो डाला था वो निर्मला सीतारामन जी ने डाला था। हमने बहुत कैटेगोरिकली जो WTA साइन हुआ था, हमने कहा था जब तक एक फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता ये 4 ईयर पीस क्लॉज होना चाहिए। अभी भी आपने कुछ अलग नहीं किया है, वही बात फिर से दोहराई गई है अपने आप को वो एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए। तीसरा G20 के बारे में मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ब्लैक मनी को लेकर, अभी भी वो 2 साल से डिफर हो गया है। तो आउटकम्स की अगर बात करेंगे तो अभी बहुत पीछे है बीजेपी सरकार। और संबित जी, देश आपको अभी सुन रही है तो उनको सच्चाई बताइए, ना कि ये झूठ। और दूसरी बात, आपका नंबर तो ब्रेक के बाद ही आएगा, मैं छोटा सा रिएक्शन संबित इसका जवाब देना चाहेंगे, बस 10 सेकंड में, जल्दी ब्रेक लेना। देश ने सच्चाई देखा है तभी तो 44 पे किसी को ले आई है। दरवाजे में बात होती है, ये बंद दरवाजे में बात हुई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। प्रियंका मैं इसका जवाब भी पिनाकी से लेना चाह रही थी। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। पिनाकी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो मुद्दा में चर्चा जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी, और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी पर हो रही थी।
तमाम मुद्दे जो कि वहां पर जिक्र किए, जो कि आज रात हम 8 बजे आपको अनकट प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा से भी हम बात कर रहे थे। मैं पिनाक जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू वहां पर यह भी है, हमने हाल फिलहाल में भी देखा किस तरीके से लोग वहां रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं। ये मुद्दे बहुत सारे उठे और इसको लेकर यकीनन पहले की सरकारें भी बात उठाती रही हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। ये एक मेजर इशू है, लेकिन इसका जिक्र वहां पर नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का ये प्रोटोकॉल रहता है, ये इश्यूज किस तरीके से डिस्कस होते हैं और क्या प्रधानमंत्री ये इशू डिस्कस वहां पर करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को जो उठाएंगे वो अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे या डेलीगेशन लेवल पे। कोई डायरेक्टली ये नहीं कहता है कि आपके यहाँ रेसिज्म है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, पर हम जरूर कहेंगे कि हमारे नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, आप उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दीजिए। जैसे कोई बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया में आके हमको ये नहीं कहता कि आपके यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, ये डायरेक्टली नहीं कही जाती है, ये किसी और माध्यम से कही जाती हैं। पर सर्टेनली ये तो बात मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी उसमें ये मुद्दा जरूर आएगा और हमारे जो वहाँ नागरिक हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठेगा। और हम लोग ये कहेंगे कि अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और ये उनके इंटरेस्ट में भी है। जो हमारे 40-50 हजार बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा यूके के वहाँ ऑलरेडी इमिग्रेशन की जो जिसमें वो जटिलता आई है, उसमें ऑलरेडी वो लोग चिंतित हैं कि इंडिया से स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं। मैं संबित आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, एक और चीज का जिक्र जो कि हमने सुना नहीं वहां पर, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में इंक्लूड है या नहीं, जरा क्लियर कीजिएगा। बड़ी संख्या में जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं या फिर जो एनआरआईज हैं, जो कि हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स वहां पर गए, ग्रीन कार्ड जिनको मिला है, बड़ी संख्या में वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडरपेड है वहां पर, क्या इसका वहां पर ये मुद्दा उठा या नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी विषय वहां हमारे भारतीय निवास के लोगों को छूता है, वो विषय जरूर प्रधानमंत्री डेलीगेट के माध्यम से बंद कमरे में प्रधानमंत्री अबॉट के साथ डिस्कशन करेंगे। ये विषय स्वाभाविक है कि वो अपने स्पीच में सिडनी में रखेंगे नहीं, क्योंकि ये विषय दोनों कंट्री के डेलीगेशन के बीच का होगा। मगर हाँ, कुछ विषय जरूर उनके देश का आंतरिक विषय है और मुझे लगता है डेलीगेशन लेवल टॉक में भी एक लक्ष्मण रेखा होता है जिसे कोई भी लांघना नहीं चाहेगा। ठीक है जी प्रियंका। जी प्रियंका, आवाज आ रही? दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। हाँ, बहुत क्लियरली आ रही है। दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी और मैं पिनाक जी से बिल्कुल सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं कि किस डेलीगेशन लेवल पे टॉक्स होनी चाहिए और किस तरीके से टॉक्स होनी चाहिए। पर जिस तरीके से जर्मन चांसलर ने जर्मनी लैंग्वेज ड्रॉप करने पे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से बात की इस मुद्दे को लेकर, अपने देश का हित उन्होंने सामने रखा, उन्होंने कहा कि ये क्यों लैंग्वेज ड्रॉप करी, इस पे मैं सफाई करना चाहूंगा। उसी तरीके से हमारे एक मिनट संबित जी, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो अगर मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से तो उनको अपना कंसर्न जता सकते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं बहुत पीआर ड्रिवन हैं, बहुत ही कम्युनिकेटिव हैं, वो ट्विटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये मुद्दे उनको डिस्कस करने वाले होते तो अब तक शायद ट्विटर पे ट्वीट हमें पढ़ लिए होते। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। देखिए ये जहां तक जर्मनी वर्सेस संस्कृत का विषय बनाया जा रहा है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2011 में एक एमओयू साइन किया गया केंद्र विद्यालय का जर्मनी के एक संगठन के साथ, जिसमें केंद्र विद्यालय ने अपने आप ये डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान के केंद्र विद्यालय का थर्ड लैंग्वेज संस्कृत या कोई अन्य भाषा हिंदुस्तान का नहीं होगा, जर्मनी होगा। इस विषय पे बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री और एचआरडी मिनिस्ट्री ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस जिसने की थ्री लैंग्वेज नॉर्म लाई थी, वो कांग्रेस ऐसे बात कैसे कर सकती है? ठीक है, चलिए ये संबंधी चर्चा का अलग विषय थी कि उन्होंने बात शुरू की। समय की कमी है, इसीलिए मैं आपसे इसका, आपने थोड़ा सा इसका जवाब दे दिया, मेरे ख्याल से प्रियंका समझ गई होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम ये जो मुद्दे उठाए गए और जिनका जिक्र अभी पिनाक जी भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि पब्लिकली नहीं कहे जाते, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। हम, मेरे ख्याल से हमें उसके बाद कल क्योंकि बायलैटरल बातचीत शुरू होगी और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है उसका भी इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते ये भी आपको बता दें कि सिडनी के अल्फोंस अरीना में प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा भाषण अनकट हम आपको सुनवाएंगे आज रात
8 बजे। एक ब्रेक।